आ जाइए, आज हम लोग करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन यूनिट है। इस यूनिट को हम लोग एक या तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हमारा एक वादा मानना पड़ेगा। आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप ये लेक्चर को पूरा का पूरा देखेंगे। बिकॉज अगर आप ये लेक्चर को देखते हो तो आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल पूरा का पूरा मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। आसानी से आप इसमें 20 में से 20 ले आ सकते हो। बिकॉज जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको याद भी करवा दूंगा। आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3। ठीक है, अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा नोट्स चाहिए, ये सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए, तो आपको कहां पे मिल सकता है? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सिर्फ यही यूनिट के नहीं, आपको सारे के सारे यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। सेमेस्टर 1 में अगर आप पढ़ते हो तो लेक्चर्स भी फ्री है, तो इस फ्री एजुकेशन का लुत्फ उठाओ। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का, सबसे पहला ही टॉपिक हमारा रहेगा कि बिजनेस आइडिया का मतलब क्या रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस आइडिया? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 10 मार्क्स में आ सकता है दोस्त। आइए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्त, बिजनेस आइडिया का मतलब होता है एक कंसाइज और इनोवेटिव तरीके से सोचना, आइडिया बनाना बिजनेस का। मान ले कि तेरा 4 दोस्त है, ठीक है, 4 दोस्तों के ग्रुप हो तुम लोग, है ना? 4 दोस्तों के ग्रुप हो तुम लोग और तुम लोग एक बिजनेस आइडिया बनाते हो कि भाई ग्रेजुएशन एक बार हो जाए, ग्रेजुएशन के बाद एक चाय की टपरी खोलेंगे। उस चाय की टपरी में हम लोग बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव तरीके से, न्यू तरीके से बिजनेस खोलेंगे, जो आज तक किसी ने नहीं किया है वो आज हम करने जाएंगे। उस चाय की टपरी का नाम रखेंगे बीकॉम चाय वाला। कॉलेज के बाहर ही खोलेंगे जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा हो और उसमें ऐसा ऐसा वैरायटी का चाय बेचेंगे ना जो आज तक कोई नहीं बेचा है। हमारा जो सेल्स रहेगा वो 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे ही चला जाएगा हर साल, है ना? तुम ये आइडिया जो बनाते हो, ये आइडिया तुम कब बनाते हो? ये आइडिया तुम बनाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, और तुम 4 साल तक ये आइडिया के बारे में सोचते ही रहते हो और इनोवेट करते रहते हो। किस तरह से हम लोग वैरायटीज बनाएंगे, कौन सा वैरायटी का चाय लाएंगे। जैसे मान लो कि तुम गोंधुरा चाय ले आए, ग्रीन टी को ही गोंधुरा चाय बना के बेच दी, है ना? तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस आइडिया। अब देखो, अब इसको ही हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और रीड करेंगे, रीड करके समझेंगे। ए बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज और इनोवेटिव कंसेप्ट। कंसाइज मतलब क्या होता है? छोटा। आइडिया तो हमेशा छोटा ही रहता है ना, उसको बाद में तुम इलेबोरेट करोगे। सबसे पहले जब सोचोगे तो छोटा ही आइडिया रहेगा। तो ए बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज एंड इनोवेटिव कंसेप्ट फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर और इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग वन। तो एक बिजनेस आइडिया एक ऐसा आइडिया रहता है जो एक न्यू बिजनेस खोलने के लिए जो आइडिया लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस आइडिया बोलते हैं। या तो एग्जिस्टिंग वन को एक्सपांड करने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस सही तरीके से चला नहीं पा रहे हो बिकॉज ओल्ड मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हो। तो अब उस बिजनेस को तुम किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से चला सकते हो? इनोवेशन करके, बिजनेस आइडिया निकाल के। तुम सोचोगे, आइडिया निकालोगे कि क्या यूज करी बिजनेस में जो बिजनेस मेरा चल पड़े। मेरा पापा का बिजनेस है, पापा नहीं चला पा रहे दोस्त, अब क्या करूं? मैं खुद सोचूंगा, अब नए नए वैरायटीज लाऊंगा प्रोडक्ट के, नए तरीके से बिजनेस करूंगा तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। सिंपल सा बात है। ट्रेडिशनल मेथड से बिजनेस करने से नहीं चलेगा, है ना? तो इट टिपिकली आउटलाइंस ए प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट एड्रेसेस ए स्पेसिफिक नीड एंड प्रॉब्लम्स इन द मार्केट। मतलब सिंपल सा बात है, जो कस्टमर मांगेगा वही तुम दोगे ना। तो मैं वैसा प्रोडक्ट लाऊंगा या मैं वैसा सर्विस लाऊंगा जो कस्टमर की नीड रहेगी, जो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वाला प्रोडक्ट अगर मैं लेके आया तो कस्टमर जरूर मेरे से खरीदेगी। कस्टमर की नीड्स को मैंने फुलफिल किया तो कस्टमर जरूर मेरे से खरीदेगी। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोटो। आजकल की दुनिया में दोस्तों, अगर तुम बिजनेसमैन हो, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तो हमेशा ये याद रखना कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहने चाहिए। जब तक तुम्हारे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तब तक तुम कभी भी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा, कभी भी जिंदगी में अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा। कस्टमर सेटिस्फाइड रहने चाहिए। लूटना ही सिर्फ अच्छा बात नहीं होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है ना? प्रॉफिट कमाओ, रेवेन्यू कमाओ, इनकम कमाओ, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ।
क्लियर है? तो देखो इतना तक तुमको पढ़ना है ना? तो क्या लिख सकता है तुम? बिजनेस आइडिया का डेफिनेशन याद करने का कोशिश करो। बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज एंड इनोवेटिव कंसेप्ट फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस or improving an existing one. It typically outlines a product or services that addresses the specific need or problem in the market. है ना? Along with the plan for how the business will operate and generate revenue. सिर्फ सिर्फ तुम लोगों के नीड्स और सिर्फ तुम लोगों के प्रॉब्लम्स को ही तो सॉल्व नहीं करोगे ना, तुमको तो पैसा भी कमाना है दोस्त। पैसा कैसे कमाएगा वो भी तो सोचेगा। तो वो सब सब इंक्लूडेड रहता है बिजनेस आइडिया में। बिजनेस आइडिया इसीलिए बनाया जाता है, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है कि मैं कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करके पैसा कमाऊं, है ना? चलो इतना तक अगर तुम लिख देगा ना, मार्क्स मिल जाएगा तुमको। आगे, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, मतलब कि बिजनेस आइडिया कहां कहां से आते हैं, कौन से जगत से आते हैं बिजनेस आइडिया, बता दो दोस्त। तो दोस्त देखो बिजनेस आइडिया कहां कहां से आते हैं। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर्स के नीड से आता है बिजनेस आइडिया, कंज्यूमर्स की जरूरत से आती है बिजनेस आइडिया। आज से कुछ साल पहले जब कंज्यूमर्स को टैक्सी हायर करने में असुविधा होता था, रास्ते में तुम जाते थे, पीले पीले टैक्सी वाले बोलते थे भैया भैया प्लीज 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 जाना है मुझे, जाना है जाना है जाना है, तो कितना एटीट्यूड दिखाता था येलो टैक्सी वाला। उसके बाद क्या आ गया? उबर आ गया, ओला आ गया, इनोवेशन आ गया। यस दोस्त, अब इनोवेशन आ गया। इसी को तो बोलते हैं कंज्यूमर के नीड्स को पहचानना। अगर तुम कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करके एक इनोवेशन लाते हो, तुम्हारा बिजनेस चमक जाएगा, तुम्हारा बिजनेस क्या चमक जाएगा। तो व्हाट आर द सोर्सेस? सबसे पहला सोर्स इज मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर नीड। दूसरा, पर्सनल पैशन एंड हॉबीज, पर्सनल पैशन एंड हॉबीज। मान लो कि मेरा हॉबी है टीचिंग, मेरा हॉबी है टीचिंग। अब मैं टीचिंग को लेके ही कल को पैसा कमाऊं, कल को बिजनेस करूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन टीचर लोग भी हैं जो लोग पढ़ाते कम है बिजनेस ज्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है बिजनेस ज्यादा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी किसी का पर्सनल पैशन भी होता है, उसी को तुम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं? इसके बाद ये भी एक सोर्स है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो करो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाओ, इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन द मार्केट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, उसका सोल्यूशन तुम लेके आओ। ठीक है, तो तीन तीन सोर्सेस तो यही के यही हो गए। देखो 10 मार्क्स का आ सकता है। व्हाट इज बिजनेस आइडिया, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। तो 2 मार्क्स का तो बिजनेस आइडिया लिखना है, 8 तो सोर्स लिखना है, 8 तो, अभी तो 3 ही हुआ है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद क्या है? इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मान लो कि तुम कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम किए हो, तुम कोई प्रोफेशन में काम किए हो, तुमको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है उस इंडस्ट्री का, उस प्रोफेशनल का, तो तुम उस इंडस्ट्री के रिलेटेड एक बिजनेस खोल सकते हो। तुम्हारे पास वो एक्सपर्टीज है। शार्क टैंक अगर कोई दिखता है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। एक्सपर्टीज नहीं है इसीलिए वो लोग आउट होते हैं, एक्सपर्टीज रहेंगे तो वो लोग आउट नहीं होंगे, सिंपल सा बात है ना? तो अगर किसी चीज में आपका एक्सपर्टीज है दोस्त, तो आप उस रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो ना। इसके बाद ये भी एक सोर्स है। इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, इंडिया में एडवांस्ड मतलब कि टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो तुम बिजनेस करने के लिए आप उत्सुक हो जाओगे। बिकॉज अब इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी से तो मैं बहुत खास बिजनेस कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं। तो ये भी एक सोर्स है। एडवांस इन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट न्यू बिजनेस पॉसिबिलिटीज। नए नए बिजनेस आ सकते हैं, है कि नहीं बताओ? जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल मैं देता हूं ऑनलाइन टीचिंग का। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहां होता था ऑनलाइन टीचिंग? लेकिन जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आए हैं, जब से जियो का डेटा आया है, तब से सारे के सारे छोटे छोटे टीचर्स लोग भी अपना एप्लीकेशन बनाने लगे हैं और डिजिटली टीच कर रहे हैं। सब जूम एप्लीकेशंस के थ्रू, या तो बहुत सारे गूगल मीट एप्लीकेशंस के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इनोवेशन आ गई है। उस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू तुम नए नए बिजनेस कर सकते हो, है ना?
एक हो गया फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज। फ्रेंचाइज मॉडल प्रोवाइड ए प्रूवन बिजनेस कंसेप्ट दैट इंडिविजुअल्स कैन अडैप्ट। मतलब एक फ्रेंचाइज के थ्रू भी तुम अपना बिजनेस आइडियाज को डेवलप कर सकते हो, ये भी एक सोर्स है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, तो बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से भी तो बिजनेस आइडियाज आ सकता है। नेटवर्किंग करके मैं दूसरे बिजनेसमैन के साथ मिल रहा हूं, बैठ रहा हूं, समझ रहा हूं और बस अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, आइडियाज डेवलप कर रहा हूं, सोर्सेस डेवलप कर रहा हूं, सीख रहा हूं बहुत कुछ। क्लियर है? इसके इसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस। मान लो कि मैं इंस्पायर हो गया रिलायंस से, मान लो कि मैं जियो के मतलब कि थिंकिंग से इंस्पायर हो गया, किस तरह से जियो बना है, किस तरह से एयरटेल बना है, उससे इंस्पायर होकर मैं अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस। सक्सेसफुल बिजनेसेस से मैं इंस्पायर होके खुद का बिजनेस क्रिएट कर रहा हूं, तो ये भी तो एक सोर्स है। ओके, 8 तो हो गया। फीडबैक एंड कंज्यूमर इनपुट भी पढ़ लो। लिसनिंग टू कंज्यूमर्स फीडबैक, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रेफरेंसेस, मतलब कि कंज्यूमर के फीडबैक को सुने, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को सुने और कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से अगर प्रोडक्ट को लाए, बिजनेस आइडिया लाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ये भी तो एक सोर्स है ना? तो इतना अगर पढ़ लेगा तो बस हो जाएगा। 9 पॉइंट्स हम तुमको पढ़ा दिए हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस। तो क्या कंफर्म है? व्हाट इज बिजनेस आइडिया एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया? ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडियाज का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अच्छाई क्या है बिजनेस आइडिया का? सबसे पहले इनोवेशन। अगर कोई बिजनेस आइडिया लाता है तो उससे क्या होता है? इनोवेशन होता है। उससे क्या होता है? इनोवेशन होता है। नए नए तकनीक आते हैं, नए नए बिजनेसेस आते हैं, इनोवेशंस होते हैं, इनोवेशन होते हैं। प्रॉब्लम को तुम टैकल कर पाते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे नीड्स को तुम फुलफिल कर पाते हो। तो बिजनेस आइडिया का बहुत सारा फीचर है। सबसे पहला फीचर इनोवेशन, दूसरा फीचर मार्केट डिमांड। एक बिजनेस आइडिया के वजह से एक कस्टमर सही प्रोडक्ट का डिमांड कर पाता है। एक बिजनेस आइडिया के वजह से एक कस्टमर सही प्रोडक्ट का डिमांड कर पाता है और उसका डिमांड ज्यादा भी हो जाता है ना? स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया एड्रेसेस ए जेन्युइन मार्केट नीड और डिमांड, अंडरस्टैंडिंग एंड कैटरिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स एनहांस द पोटेंशियल फॉर सक्सेस। मतलब कि अगर तुम जेन्युइन मार्केट और नीड्स को समझो, कस्टमर के नीड्स को अगर आप समझते हो, कस्टमर्स के मार्केट को अगर आप समझते हो और उस हिसाब से अगर आप बिजनेस आइडिया को डेवलप करते हो, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। बिकॉज कस्टमर आपको ही प्रेफर करेगा। कस्टमर किसको प्रेफर करेगा? आपको प्रेफर करेगा दोस्त, आपको। इसलिए बिजनेस ऐसा करो जिसमें कस्टमर लोग सेटिस्फाइड रहे, बिकॉज कस्टमर ही भगवान रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। Feasibility involves accessing the practicability and visibility of the business idea। मतलब कि बिजनेस आइडिया तो तुमने दिमाग में सोच लिया, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी तो देखना जरूरी है। एक बिजनेस को तुमने सोच लिया, जो बिजनेस सिर्फ 3 महीने ही चलने वाला है, 3 महीने के बाद सरकार उसको बैन कर देने वाली है वो बिजनेस को, भाई प्रैक्टिकल नहीं है। आज तो मैं भी एक बिजनेस आइडिया बना लू ना, रात को ना, टीचिंग तो दिन में करता हूं, रात को 2 बजे एक काम करते हैं, रात को 2 बजे बच्चे लोगों को किडनैप करते हैं, वो भी तो एक बिजनेस है। लेकिन क्या ये बिजनेस चलेगा? क्या ये बिजनेस फिजिबल है? नहीं भाई नहीं, ये बिजनेस चलने ही नहीं वाला है, हमको तो जेल में पकड़ के बंद कर देगा सब, है ना? तो ये बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं है। तो हमें ऐसा बिजनेस आइडिया निकालना है जो फिजिबल है, जो दिखने सुनने में अच्छा लगता है, जिसका टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस सारा का सारा चीज ही अवेलेबल है, और ये बिजनेस हम लोग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। इसके बाद स्केलेबिलिटी, जो बिजनेस को हम लोग स्केल कर सकते हैं, जो बिजनेस को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, वही बिजनेस आइडिया निकालो ना भाई। स्केल नहीं कर सकते हो तुम, एक्सपांड नहीं कर सकते हो मार्केट का, तो ऐसा बिजनेस आइडिया निकाल के क्या फायदा? छोटा मोटा बिजनेस थोड़ा ना करने आए हो तुम, स्केल करने आए हो तुम। हमेशा स्केलेबिलिटी रेफर्स टू द पोटेंशियल फॉर द बिजनेस टू ग्रो एंड एक्सपांड। तो एक ऐसा बिजनेस आइडिया निकालो जो बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करे, एक्सपांड करे, लिमिटेड ना रह जाए, है ना? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल इज क्रूशियल फीचर।
तो प्रॉफिटेबिलिटी रहना चाहिए उसमें। ऐसा भी बिजनेस आइडिया नहीं निकालना है जहां पे मुझको इनकम सिर्फ 2 रुपए का हो। क्यों भाई? प्रॉफिटेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो। प्रॉफिटेबिलिटी तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर पैसा ही नहीं कमाओगे तब काहे का बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया अगर बना रहे हो तो सस्ता सस्ता बिजनेस आइडिया नहीं, पैसा कमाने वाला बिजनेस आइडिया बनाओ जिसमें तुमको प्रॉफिटेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो। ठीक है। इसके बाद एक मतलब कि टारगेट मार्केट, ये भी एक पॉइंट है। क्लियरली डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट इज एसेंशियल, कि हम किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम हगीज बना रहे हैं, अगर हम डायपर बना रहे हैं, तो हम लोग बच्चों की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, है ना। अगर हम मान लो कि बैग्स बना रहे हैं, फैशनेबल क्लोथ्स बना रहे हैं, तो हम लोग टीनेजर्स की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम वॉकिंग स्टिक्स बना रहे हैं तो हम लोग सीनियर सिटीजन्स के मार्केट को मतलब कि टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट मार्केट भी हम लोग को पता रहना चाहिए ना। उस हिसाब से बिजनेस आइडिया बनाओ कि कितना साइज, कितना कंपोजिशन हमारा कैप्चर होने वाला है एक मार्केट में। इसके बाद कंपिटिटिव एडवांटेज। A strong business idea includes a unique value proposition or a competitive advantage that sets it apart from the existing competitor। अगर मान लो कि एयरटेल और जियो एकदम सेम टू सेम है, अगर सारे के सारे बिजनेस एकदम सेम टू सेम बना ले, अपने अपने एडवांटेज ना दे किसी को, तो फिर काम चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं अगर जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, मेरा कॉपी करके अगर दूसरा टीचर भी बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ाए, तो क्या उसका बिजनेस चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सब तो तब मतलब कि सब तो तब मेरे पास से ही पढ़ लेंगे ना। तो हर एक टीचर या हर एक बिजनेसमैन का एक यूनिक पर्सनैलिटी रहता है, और अपना अपना यूनिकनेस से बिजनेस चलाना चाहिए, और कंपिटिटिव एडवांटेज रखना चाहिए हर किसी को। मैं अपना कंपटीशन से कैसे आगे बढ़कर रहूं, हमेशा ये सोचना चाहिए। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है? इसके बाद बहुत सारा है। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी है। एक बिजनेस आइडिया ऐसा रहना चाहिए जो मार्केट में सस्टेन करे, टिके, टिकावट हो, जिसमें इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली टिकावट हो, मतलब कि टिके वो बिजनेस आइडिया। ऐसा ना हो कि 2 महीने में बिजनेस फंस। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी रहना चाहिए कि कोई भी इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी वो बिजनेस आइडिया अडेप्ट हो पाए, है ना। इसके बाद पैशन एंड कमिटमेंट होना चाहिए। अगर तुम एक बिजनेस आइडिया खोले हो, बिजनेस आइडिया निकाले हो, तो उसके लिए तुम पैशन दिखाओ, कमिटमेंट दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ। ठीक है। तो द पैशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स प्ले ए क्रूशियल रोल। बिल्डिंग ए बिजनेस कैन बी चैलेंजिंग। मतलब एक बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको तुमको टैकल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ोगे, है ना। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक रहेगा। इसके बाद फटाफट से लेक्चर्स आते जाएंगे। आप लोग प्लीज इसको देखते जाइए और यूनिट 3 हम लोग खत्म कर देंगे। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं ईडी का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने बिजनेस आइडियाज के बारे में पढ़ा था, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी से अपना कारवा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं कितना दूर तक हम लोग जा पाते हैं। बट ये लेक्चर को भी आप पूरा का पूरा देखेंगे अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर करना ईडी में। ये नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, फटाफट से जाओ, मतलब कि डाउनलोड करो, आ जाओ वापस से। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। डिफाइन फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आ सकता है दोस्त, 5 मार्क्स का। यस दोस्त। तो आओ पढ़ते हैं फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि जो आपने बिजनेस प्लान बनाया है, जो आपने बिजनेस आइडिया बनाया है, वो कितना प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कितना प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका क्या कुछ अस्तित्व ही भी है। जो आपने आइडिया निकाला है अपना दिमाग से, उसका क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अस्तित्व भी है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी करना, कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, उस तरीके का कुछ बिजनेस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर है।
तो आइए इसको ही इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज एन असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। बिजनेस आइडिया, वेंचर मतलब बिजनेस आइडिया का कुछ प्रैक्टिकेबिलिटी है, वायबिलिटी है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम लोग बहुत सारा एस्पेक्ट को लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल, ऑपरेशनल, शेड्यूलिंग फैक्टर्स को लेते हैं कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, प्लान फिजिबल है या नहीं है। ओके, इतना तक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब आप लोग समझे कि आपने जो आइडिया बनाया है, अपने खोपड़ी से जो आइडिया निकाला है, वो आइडिया तुम्हारे प्रैक्टिकल है या नहीं है, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, सिंपल सा बात है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। आइए क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ए कंपनी में कंडक्ट ए फिजिबिलिटी स्टडी व्हेन इट इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग ए न्यू बिजनेस। अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं दोस्त, अगर आप एक नया प्रोडक्ट खोलना चाहते हैं दोस्त, अगर आप अपने राइवल के साथ लड़ना चाहते हैं दोस्त, तो फिजिबिलिटी स्टडी करिए, फिजिबिलिटी स्टडी करिए। मैंने क्या बोला, अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर आप एक नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, या फिर आप अपना राइवल के साथ लड़ना चाहते हैं या उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो भाई फिजिबिलिटी स्टडी करो। अपना जो बिजनेस आइडिया है उसको पूरा का पूरा स्टडी करो कि कितना तक वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। क्लियर। सेकंड, ए फिजिबिलिटी स्टडी एक्सेसेस द पोटेंशियल फॉर सक्सेस of the proposed plan or project by defining its expected cost and projected benefits in detail। मतलब एक फिजिबिलिटी स्टडी के वजह से दोस्त आपको पता चलता है कि आपका जो आइडिया है वो आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उस आइडिया पे कितना खर्चा पड़ने वाला है, कौन कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है, वो सब कुछ मिल जाता है आपको। दिमाग से आइडिया निकालने में तुमको तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा दोस्त, लेकिन उसको स्टडी करने में बहुत वक्त लगेगा कि वो आइडिया, वो बिजनेस आइडिया हमें कितना सक्सेस देने वाला है फ्यूचर में, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। यही है इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, इट इज गुड आइडिया, इट इज ए गुड आइडिया टू हैव ए कंटिजेंसी प्लान ऑन हैंड इन केस द ओरिजिनल प्रोजेक्ट इज फाउंड टू बी इनफिजिबल। अगर मान लो ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो है वो इनफिजिबल हो गया, तो दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा ना तुमको। इसी के लिए तो तुम फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, इसीलिए तो तुम फिजिबिलिटी स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंस और ये डेफिनेशन पक्का से याद कर लेना, 5 में से 5 सिक्योर हो गया। आगे आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। कितने प्रकार के फिजिबिलिटी स्टडी है, आ सकता है एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी रहता है। तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल रिसोर्सेज को चेक करोगे कि टेक्निकल रिसोर्सेज क्या इनफ है वो बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस तुम सोचे हो, वो टेक्नोलॉजी से क्या तुम्हारा काम चल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे लास्ट वाला लाइन पर ये टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम। यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा, उसका स्टडी करना का मतलब क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करना। इसके बाद देखो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब पैसा, कितना खर्चा लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो, वो सब चेक करने के लिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी तुम करते हो। जो बिजनेस आइडिया तुम सोचा है, उस बिजनेस आइडिया में कुछ खर्चा भी लगेगा ना, कुछ बेनिफिट भी मिलेगा ना तुमको, प्रॉफिट भी मिलेगा ना, वो सब बेनिफिट, वो सब कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए तुम क्या करते हो, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिटेल स्टडी करते हो। कितना खर्चा लगेगा, कितना मुनाफा कमाएंगे, कितना लेन देन है, सब कुछ पैसे के मामले में जितना भी सारा काम है उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। दिस असेसमेंट टिपिकली इन्वॉल्व द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द विजिबिलिटी कॉस्ट, वायबिलिटी कॉस्ट, मतलब कि एंड मतलब कि बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट बिफोर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। क्लियर है।
इसके बाद देखो मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया? मार्केट फिजिबिलिटी मतलब कि क्या हमारा प्रोडक्ट का डिमांड करेगा, वो मार्केट भी तो देखना जरूरी है तुमको। तो मार्केट फिजिबिलिटी इज कंसर्न विथ टू एस्पेक्ट, द एग्रीगेट डिमांड फॉर द प्रपोज्ड एंड मार्केट डिमांड फॉर द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। मतलब कि जो प्रोडक्ट तुम लाने वाले हो उसका डिमांड कितना रहने वाला है, उसका डिमांड क्या काफी रहने वाला है या बहुत ही ज्यादा कम रहने वाला है, इसके लिए तुम अगर स्टडी करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्केट फिजिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हो गया फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब कि हम क्या डेट चुका पाएंगे, जो भी उधार लिए हैं मार्केट से, मान लो कि उधार लिए हैं, उधार ले लेंगे 1 लाख 1 करोड़ का, कुछ भी उधार ले लेंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन उसको क्या चुका पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज नेसेसरी एज ascertain whether the purpose project is financially viable in the sense of being able to meet the burden of the servicing debt and whether the proposed project will satisfy the return expectation of those who provide capital। मतलब कि जो तुमको कैपिटल प्रोवाइड किया है उसको तुम रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, जिससे तुम डिबेंचर इशू किया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, क्या उसको इंटरेस्ट चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, इसके लिए तुम क्या करता है? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। क्या करता है? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इसके बाद इकोलॉजिकल एनालिसिस भी करता है ना। इकोलॉजिकल एनालिसिस फिफ्थ है। मतलब कि टुडे एनवायरमेंटल कंसर्न एश्योर्ड ए ग्रेट डील ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हेंस इकोलॉजिकल एनालिसिस शुड बी डन। जैसे कि पावर एंड प्लांट्स तुम्हारे पास उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा, इरिगेशन स्कीम्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, लेदर प्रोसेसिंग, सब कुछ देखना जरूरी है ना तुम्हारे लिए कि एनवायरमेंटल का कौन कौन सा चीज है तुम्हारे पास, कौन कौन सा रिसोर्सेस अवेलेबल है तुम्हारे पास, जिसके वजह से तुम बिजनेस कर सकता है, जिसके वजह से तुम्हारा ये बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, समझाने में हम पूरा कोई कसर नहीं किया है, किंतु तुम लाइक वाइक नहीं देता है आजकल, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही सुंदर से समझा रहे हैं और इसको एक बार लर्न कर लेगा घर में जाके। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का ना टेस्ट भी किया जाता है, बिल्कुल वही है। अब ये टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी के जैसा ही है, ये मतलब कि टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है सबसे पहले कि टेक्निकल एस्पेक्ट है। हम लोग फिजिबिलिटी का टेस्ट किस तरह से करते हैं? टेक्निकल हिसाब से भी करते हैं, तो टेक्निकल एस्पेक्ट से भी ये टेस्ट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कितना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है हमारे पास, क्या रेगुलर कंप्लाइंस हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे चेक करना। इसका मतलब क्या हो गया? टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक करना, टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक करना, इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। दूसरा एक होता है कमर्शियल एस्पेक्ट। कमर्शियल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि मार्केट एनालिसिस, मार्केट में डिमांड समझना, कंपटीशन समझना, पोटेंशियल मार्केट समझना, इसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमारा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी जो होने वाला है वो क्या रहने वाला है, कैसा कैसा हम लोग करने वाले हैं मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से, एंड सेल्स प्रोजेक्शंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो देखो, टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी 4 एस्पेक्ट से किया जाता है। सबसे पहले टेक्निकल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने टेक्निकल एस्पेक्ट से समझ लिया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी कितना अवेलेबल है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज कितना अवेलेबल है, हमारे पास रेगुलरली कंप्लायंसेस कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट से फिजिबिलिटी को चेक करना। अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल एस्पेक्ट से कैसे हम लोग फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। मार्केटिंग मतलब कि मार्केट एनालिसिस से, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से और सेल्स प्रमोशन से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हम लोग फिजिबिलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जितना खर्चा पड़ने वाला है उसमें कुछ बेनिफिट भी होने वाला है हमारा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस,
मतलब एक्सेसिंग द फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू फोरकास्ट, कैश फ्लो एनालिसिस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्ट जो करने वाले हैं अभी उसमें कुछ रिटर्न आने वाला है, प्रॉफिट कमाने वाले हैं क्या, हम लोग क्या डेट चुका पाएंगे। एंड इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है इवैल्यूएट फाइनेंशियल रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल रिस्क को इवैल्यूएट करना फाइनेंशियल रिस्क को, कितना रिस्क है मेरे पास फाइनेंशियल का, तो ये सब सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या हो गया, इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ये मेरा बिजनेस आइडिया, सोशल वेलफेयर क्या कर रहा है मेरा बिजनेस आइडिया, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो रहा है ये बिजनेस आइडिया से, सब कुछ यहाँ पे देखना, सब कुछ यहाँ पे टेस्ट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी में हम लोग कौन कौन सा पढ़े बताओ, कौन कौन सा एस्पेक्ट पढ़े बताओ। सबसे पहले पढ़े भैया टेक्निकल एस्पेक्ट, दूसरा पढ़े कमर्शियल एस्पेक्ट, थर्ड पढ़े फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और फोर्थ पढ़े सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। क्लियर क्लियर। चलिए अब ये सब जो है ना, ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे आइए, व्हाट आर द स्टेप्स इन द फिजिबिलिटी स्टडीज, पूछेगा फिजिबिलिटी स्टडी का स्टेप क्या क्या है, तो आंसर पढ़िए इसका। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इज टू कंडक्ट द प्राइमरी एनालिसिस एंड क्रिएट द प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप प्राइमरी एनालाइज करो और एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट लाओ, जिसमें आप ये फाइंड करो कि आपका इनकम कितना होने वाला है, ये बिजनेस आइडिया से आपका इनकम कितना होने वाला है। फॉलोइंग बाय डूइंग ए मार्केट सर्वे एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद मार्केट सर्वे करो, मार्केटिंग रिसर्च करो कि क्या मार्केट में ऐसा वाला प्रोडक्ट जो हमने सोचा है वो चलेगा या नहीं चलेगा, और कितना में बेचे, कितना में खरीदे, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। आप किस तरह से बिजनेस ऑपरेशन करने वाले हो, सब कुछ यहां पे सोचना पड़ेगा। इसके बाद द लास्ट स्टेप, ध्यान दो, द लास्ट स्टेप इज टू क्रिएट ए बैलेंस शीट टू रिव्यू एंड एनालाइज डेटा। इसके बाद आप एक बैलेंस शीट बनाओगे जहां पे आप रिव्यू करोगे, अपने डेटा को पूरा एनालाइज करोगे, उसी को बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी का स्टेप्स। यही होता है, सबसे पहले आप प्राइमरी स्टडी करोगे, सेकंड मार्केट सर्वे मतलब कि मार्केटिंग रिसर्च करोगे, इसके बाद आप एक बैलेंस शीट बनाओगे और पूरा का पूरा डेटा को एनालाइज करोगे। इसको बोलते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। इसके बाद हु कंडक्ट्स फिजिबिलिटी स्टडी, तो भाई सीनियर मैनेजमेंट करता है फिजिबिलिटी स्टडी। कौन करता है ये फिजिबिलिटी स्टडी, तो सीनियर मैनेजमेंट करता है फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। और कभी कभी ये लोग मिड सीनियर एम्प्लॉयज को भी हेल्प ले लेता है। जैसे कि तुमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, 3 लेवल का मैनेजर होता है, एक होता है टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। तो टॉप लेवल करता है हमेशा फिजिबिलिटी स्टडी, टॉप मैनेजमेंट हमेशा फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, और कभी कभी वो लोग मिडिल लेवल मैनेजर का हेल्प ले लेता है, भाई थोड़ा हेल्प कर दे बस। इसके बाद व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी, तो बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि मतलब कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। क्या क्या रहता है बताओ, शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद व्हाई इज ए फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट, ए फिजिबिलिटी स्टडी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल, मार्केट एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लो कि तुमने कोई भी प्लान बनाया, तुमने कोई प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बनाया, प्लान्स बनाया, बिजनेस प्लान, वो बिजनेस प्लान कितना प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल मार्केट में कितना प्रैक्टिकल है, लॉजिस्टिकल मार्केट में कितना प्रैक्टिकल है, वो देखने के लिए तुम क्या करता है, फिजिबिलिटी स्टडी करता है। सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब आराम से तुम लिख देगा, बस इसको याद करना है। इसके बाद देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी स्टडी मतलब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है देखो, ए फिजिबिलिटी स्टडी इज मतलब कि प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सेसेस द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रपोज्ड बिजनेस। फिजिबिलिटी स्टडी करके आपको यह पता लगता है कि ये बिजनेस आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। इसको करने के बाद आपको यह पता चल सकता है कि ये बिजनेस आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो।
इसके बाद में आप बिजनेस प्लान करोगे। आप सबसे पहले बिजनेस आइडिया निकालोगे दिमाग से, इसका फिजिबिलिटी स्टडी करोगे, डिटेल्ड में स्टडी करोगे कि ये बिजनेस आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके बाद आप बिजनेस प्लान बनाओगे ना, पूरा डिटेल्ड प्लान। तो भाई ये बात समझ लो, फिजिबिलिटी स्टडी जो रहता है वो एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट रहता है। क्या रहता है? प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट रहता है, जो सबसे पहले आपको उसी का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप बिजनेस प्लान बना सकते हो। सबसे पहले क्या आता है? बिजनेस आइडिया। एक मिनट। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फिजिबिलिटी स्टडी। इसके बाद आता है बिजनेस प्लान। सबसे पहले आइडिया आता है, उसका फिजिबिलिटी स्टडी करो, इसके बाद बिजनेस प्लान बनाओ। ठीक है। इसके बाद देखो, व्हाट इज इनोवेशन लाइफ साइकिल। इनोवेशन लाइफ साइकिल क्या होता है? इनोवेशन लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि आप आइडिया जनरेट होने से लेके आइडिया के डेवलप होने तक, आइडिया के इंप्लीमेंट होने तक, आइडिया के इवेल्युएट होने तक, आइडिया के एडॉप्ट होने तक कितना पूरा लाइफ साइकिल में इनोवेशन चला है, उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन लाइफ साइकिल। मतलब कि सोचो, सबसे पहले आपने अपने दिमाग से एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया निकाला। वो आइडिया जब तक मार्केट में पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो गया, जब तक वो आइडिया अडॉप्ट नहीं हो गया, उस पूरा साइकिल, उस पूरा लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम लोग इनोवेशन लाइफ साइकिल। उस पूरा स्टेज को बोलते हैं हम लोग इनोवेशन स्टेज। ठीक है। तो द इनोवेशन लाइफ साइकिल आउटलाइंस द टिपिकल स्टेज एंड इनोवेशन गोज थ्रू फ्रॉम द इनिशियल आइडिया जनरेशन टू डेवलपमेंट, जनरेशन टू डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एडॉप्शन। मतलब आइडिया पहले आप जनरेट किए अपने दिमाग से, जब तक वो आइडिया मार्केट में पूरा फॉलो ना हो जाए, उस साइकिल, उस लाइफ साइकिल को क्या बोलोगे? उस लाइफ साइकिल को बोलोगे इनोवेशन लाइफ साइकिल। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनोवेशन अडॉप्शन। आइए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल। इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही हो रहा है कि एक इनोवेशन को अडॉप्ट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। एक इनोवेशन को, जो एक नया नया प्रोडक्ट आया है, जो एक नया नया सर्विसेज आया है, उसको पूरा का पूरा पॉपुलेशन को अडॉप्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको पूरा का पूरा इंडिया को अडॉप्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले लेता हूं। याद कीजिए दोस्तों, जब नया नया स्मार्टफोन आया था, जब एकदम नया नया स्मार्टफोन आया था, तब वो कितना रेयर था आपके लिए, कितना रेयर था। किसी के पास भी, किसी भैया, किसी दीदी के पास स्मार्टफोन देख लेते थे तो वो भैया के घर में पूरा भीड़ हो जाता था दोस्त। अरे भैया आपके पास तो स्मार्टफोन है, वाह भैया वाह, पूरा एकदम भीड़ हो जाता था। भैया हमको भी गेम खेलना है, हमको भी गेम खेलना है, प्लीज प्लीज अपना फोन दे दो भैया, हमको गेम खेलना है। और पूरा पारा मोहल्ला का बच्चा लोग उस भैया के घर में बैठे रहते थे, है ना। तो पहले जो स्मार्टफोन आया था ना, उतना ही ज्यादा रेयर एडिशन था, इसीलिए ज्यादा लोगों के पास नहीं था। धीरे धीरे फिर मतलब कि बहुत लोगों के पास आ गया। आजकल तो एकदम जरूरत बन गई है। आजकल तो स्मार्टफोन के बिना जिंदगी ही नहीं है। बुरे हो, बच्चे हो, जवान हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सबके पास, सबके हाथ में स्मार्टफोन रहेगा ही रहेगा, कंपलसरी है। बहुत ही ज्यादा रेयर इंसान लोग हैं जिनके पास अभी भी कीपैड वाला फोन है। तो इनोवेशन एडॉप्शन का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर इनोवेशन को, पूरा का पूरा पॉपुलेशन को अडेप्ट करने में कितना वक्त लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है ना। तो इसको ना 5 स्टेजेस में मतलब कि बांटा गया है। कितने? 5 स्टेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेज इनोवेटर्स, जो वो चीज को इन्वेंट करता है। मान लीजिए कोई ये स्मार्टफोन को पहले इन्वेंट किया होगा, उसको क्या बोलोगे आप? इनोवेटर्स। These are the first individuals or organization to adopt a new invention, new innovation. एक स्मार्टफोन को वो लोग ऑपरेट किए होंगे, इनोवेट भी किए होंगे, ऑपरेट किए होंगे। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फर्स्ट इंडिविजुअल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनोवेटर्स। इसके बाद अर्ली अडेप्टर्स। अर्ली अडेप्टर्स मतलब क्या होता है? इनोवेटर्स जब इसको पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं, तब कुछ सिटीजन्स को ही लिमिटेड एडिशन मिल पाता है,
जो लोग का बहुत बड़ा बड़ा पहचान है, मान लीजिए सेलिब्रिटीज लोग हैं, तो सबसे पहले अर्ली अडेप्टर्स को मिलता है वो फोन यूज करने के लिए। मान लीजिए ये स्मार्टफोन का जमाना में सबसे पहले इन्वेंटर्स, जो इन्वेंट किया होगा, जो इनोवेट किया होगा, उसको सबसे पहले इनोवेट कर दिया होगा, वो लोग पहले यूज कर लिया होगा। उसके बाद कुछ लिमिटेड सेलिब्रिटीज को दिया होगा डिमांड करने पे कि भैया हमको भी चाहिए तुम्हारा स्मार्टफोन, आजकल सुने हैं तुम स्मार्टफोन बनाए हो, ऐसा वाला फोन नहीं दिखा आजकल। तो अर्ली अडेप्टर्स के हाथ में उसके बाद आता है। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी के हाथ में पहले आता है। अर्ली अडेप्टर्स के बाद अर्ली मेजोरिटी के हाथ में आता है। अर्ली मेजोरिटी कौन होता है? जैसे कि टीनेजर्स। जब स्मार्टफोन आया था ना, तो सबसे ज्यादा चुल दिमाग में टीनेजर्स लोगों का ही था, सबसे ज्यादा इच्छा हमेशा मतलब कि टीनेजर्स लोगों का ही था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली मेजोरिटी। द अर्ली मेजोरिटी रिप्रेजेंट्स द टिपिंग पॉइंट in the adaptation process. The group is more risk adverse the early adopters but is willing to adopt inventions before the average person. एक एवरेज पर्सन से पहले ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। आजकल जैसे आईफोन का हो रहा है, आजकल जैसे आईफोन का हो रहा है, आईफोन में इनोवेटर्स भी आ गया, अर्ली अडॉप्टर्स भी आ गया। जब आईफोन नया नया आता है तब वो इनोवेटर्स लॉन्च करता है, इसके बाद उसको अर्ली अडॉप्टर्स लॉन्च करता है, मतलब कि मान लो कि लिमिटेड सेलिब्रिटीज को मिल पाता है, लिमिटेड एडिशन। इसके बाद अर्ली मेजोरिटी को मिलता है, इसके बाद लेट मेजोरिटी को मिलता है। लेट मेजोरिटी मतलब क्या? अब एवरेज पर्सन भी ले रहे हैं। अब मान लो कि इंडिया में 100% लोग रह रहे हैं, उसमें 80% लोगों के हाथ में आईफोन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेट मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी। और लिगार्ड्स मतलब क्या है? कि अब जरूरत बन गई है, अब इसके बगैर चलेगा ही नहीं। अगर आप नहीं भी चाहते हो आईफोन लेना, तब आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आजकल जरूरत ही बन गई है आईफोन की। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है ना, सब ईएमआई पे खरीद रहा है आईफोन। कुछ दिन बाद सब लिगार्ड्स बन जाएंगे, सबके हाथ में आईफोन रहेगा ही रहेगा, सबके हाथ में रहेगा, चाहे वो बूढ़े, बच्चे, मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई भी हो, है ना। तो ये पूरा का पूरा स्टेजेस से गुजर के जाना पड़ता है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इनोवेटर्स आता है, उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स, उसके बाद अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लिगार्ड्स। ठीक है। इनोवेशन ऑलरेडी आपको बता दिया है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? न्यू आइडियाज, मेथड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज को लाना जो एक सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा एक इंसान के लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में जो एक सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा। एक न्यू आइडियाज, मेथड, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को लाना जो एक इंसान के लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। क्रिएटिव प्रोसेस मतलब क्या हो गया? क्रिएटिव प्रोसेस मतलब हो गया न्यू आइडियाज, न्यू सॉल्यूशंस, न्यू एक्सप्रेशंस लाना, डेवलप करना, जनरेट करना न्यू आइडियाज, उसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिए थे। क्रिएटिव मतलब क्या होता है? द क्रिएटिव प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेज दैट इंडिविजुअल और ग्रुप go through, generate, develop and communicate new ideas, solutions and expressions. क्रिएटिविटी बोलते हैं इसको, अपने दिमाग से नए नए आइडियाज को लाना। इसके बाद देखो बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान, ए बिजनेस प्लान इज ए comprehensive document that outlines the goal, strategies and operational details of the business। मतलब बिजनेस प्लान से तुमको क्या क्या मिल सकता है? गोल, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ ए बिजनेस है। एक बिजनेस क्या प्लान करने वाला है फ्यूचर में, एक बिजनेस का पूरा डिटेल्ड प्लान क्या रहने वाला है, वो किस तरह से अपना गोल, किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा फ्यूचर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस प्लान। ये एक रोड मैप होता है दोस्त, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि हमारा बिजनेस आइडियाज के मुताबिक किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस प्लान को मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले बिजनेस आइडिया निकाले, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी किए, फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद बिजनेस प्लान बनाए, और वो बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड प्लान रहता है जो रोड मैप रहता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, किस तरह से हम लोग को बिजनेस को आगे बढ़ाना है। क्लियर है? तो देखिए द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है? बिजनेस प्लान का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रहता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस, रेस मनी फॉर बिजनेस, रेस मनी फॉर बिजनेस। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और टेंडर्स वांट्स ए रिटर्न बिजनेस प्लान बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी। तो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो रहता है या जो ट्रेडर्स रहता है, शार्क टैंक देखते हो,
शार्क टैंक में 5 शार्क रहते हैं, पांचों शार्क इन्वेस्ट करते हैं छोटे छोटे लेवल्स की कंपनी में, जो एकदम मतलब कि नए नए इनोवेटिव स्किल्स के साथ आते हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? जब तक तुम अपना बिजनेस प्लान ही नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारा बिजनेस प्लान रेडी नहीं है दोस्त, तब तक तुम्हें तुम्हारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बिजनेस प्लान हमेशा तैयार रखना। टू मेक साउंड डिसीजन, एक ठीक ठाक डिसीजन लेने के लिए, एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए तुम्हारे पास हमेशा बिजनेस प्लान हाजिर होनी चाहिए दोस्त। इसके अंदर वाला पॉइंट्स आप पढ़ोगे ना, सब कुछ आप समझ में आएगा, क्लियर पानी पानी हो जाएगा दोस्त। टू मेक साउंड डिसीजन दोस्त, बिजनेस प्लान इज ऑलवेज रेडी रखिए अपने पास। टू हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस, आपका जो वीकनेस है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आप बिजनेस प्लान बनाए हो ना, तो उस बिजनेस प्लान के जरिए आप अपने वीकनेस को पकड़ पाओगे, आप अपने वीकनेस का ध्यान रख पाओगे। टू कम्युनिकेट योर आइडियाज विद स्टेक होल्डर्स, जो आइडियाज है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, उसको आप अपने स्टेक होल्डर्स के सामने रख पाओगे। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन होता है? सप्लायर्स, सप्लायर्स हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, मैनेजर हो गया, इसी को बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर के सामने आप पूरे के पूरे आइडिया को कम्युनिकेट करने पाओगे। सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान रहेगा, तभी तो कम्युनिकेट कर पाओगे ना। बताओ। यस यस। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिबिलिटी स्टडी एंड बिजनेस प्लान। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। बिजनेस प्लान कब? सुनो, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि पहले बिजनेस आइडिया निकलता है इस दिमाग से, इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होके बिजनेस प्लान बनता है। तुम्हारे दिमाग से तो कुछ भी आइडिया निकलते रहते हैं दोस्त, उसका प्रैक्टिकेबिलिटी तुम चेक नहीं करोगे, वो कितना प्रैक्टिकल है मार्केट में वो चेक नहीं करोगे तुम क्या? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होता है, उसके बाद तुम बिजनेस प्लान बनाते हो। क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है? एक आइडिया सोचते हो तुम, उसका नाम है बिजनेस आइडिया। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, उसके बाद एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाते हो उस फिजिबिलिटी स्टडी के बेसिस पे। ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है? टू डिटरमाइन वेदर द आइडिया इज वायबल और नॉट, feasibility plan is prepared. On the other hand, the business plan is prepared to execute the viable idea. Linkage क्या है इसका? Feasibility study is converted into business plan, but business plan cannot be converted into feasibility studies. मतलब कि feasibility study को तुम business plan में convert कर सकते हो, लेकिन business plan को feasibility study में कैसे convert करोगे? है ना? Objective क्या है इसका? The main objective of the feasibility study is to assure whether the business venture is worth in terms of money, time, efforts and resources. मतलब कि क्या बिजनेस के पास पैसा है, क्या बिजनेस के पास टाइम है, क्या बिजनेस एफर्ट्स लगा सकता है, इसी चीज को तो बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी है। इसीलिए तो करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। और बिजनेस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? बिजनेस प्लान इज मेड टू एक्सपांड द बिजनेस, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए तुम बिजनेस प्लान करते हो। फर्क है दोनों में, फर्क है, फर्क है, फर्क है। बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इज दैट इट हेल्प्स टू एक्सेस द वायबिलिटी। इसका बेनिफिट यही है कि तुम इसका वायबिलिटी को चेक करना चाहते हो। और बिजनेस प्लान का बेनिफिट क्या है? इज बेनिफिशियल टू कैरी आउट द बिजनेस सक्सेसफुल। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम बिजनेस प्लान बनाते हो, और जस्ट बिजनेस प्रैक्टिकल है या नहीं है ये देखने के लिए तुम फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, है ना? चलो ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे के यूनिट में करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। चलो बाय। तो आज फिलहाल यहीं तक हम लोग कर रहे हैं, जितना भी किए हैं प्लीज पढ़ के आना। थैंक यू।